अब अगर बात की जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अभी इसके पहले आपने पढ़ा था आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें आपने सीखा ये था कि अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया किसमें, लिक्विड में ना, सॉल्वेंट में आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर दिया, तो ये सॉल्वेंट था हमारा। नॉर्मल कंडीशन में ये जो वेपर्स बना रहा था, हमने मान लिया कि 1000 पार्टिकल्स के वेपर्स बना रहा था ना, 1000 पार्टिकल्स के वेपर बना रहा था ये। पर जैसे ही आपने कुछ मिक्स किया, कोई ऐसा सॉल्यूट मिक्स किया जिसका वेपर तो बनना था नहीं, अब वो अगर सॉल्यूट आपके सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये इसके पार्टिकल्स के भी वेपर्स बनाने नहीं देगा, और जब वेपर्स नहीं बनाने देगा तो यहाँ पर पहले की बजाय कितना आप वेपर बनेंगे, हो सकता है 800 बने ना। तो पहले बना था 1000, दूसरी बार में कितना वेपर्स बन रहे हैं, 800 के पार्टिकल्स के बन रहे हैं। तो वेपर, अगर वेपर्स के पार्टिकल्स कम है तो वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। तो आपने यही सीखा था कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा, जितना प्रेशर डिक्रीज करेगा वही हो जाएगी आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, अब आप आ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, सोचिए। तो अच्छा है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा क्यों, नॉर्मली हमने वाटर को लिया और नॉर्मल वाटर की कंडीशन में हमने समझा कि अर्थ सरफेस पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है ना, या 373 जिसको बोलते हैं। अपने इसमें डिजॉल्व कर दिया ग्लूकोज, या फिर अपने वाटर साल्ट डिजॉल्व कर दिया, कुछ भी डिजॉल्व कर दिया आपने, ठीक, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सा रीजन समझिए कि पहले नॉर्मल कंडीशन में सॉल्यूट जो थे, सॉल्वेंट जो था, उसका जो 100 डिग्री से था वो किस आधार पर रहा होगा, इस पर लग रहा था 1 atm का प्रेशर, 1 atm का प्रेशर लग रहा था इस पर, है ना। अब 1 atm के प्रेशर को 100 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर जो थे इसके इक्वल हो गए। वेपर प्रेशर जो था 100 डिग्री सी पर इसके इक्वल हो गया। पर जब बात कर रही है आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने पर 1 atm प्रेशर तो लग रहा है ऊपर से, पर वेपर प्रेशर 100 डिग्री सी पर तो इतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे ये वेपर प्रेशर जो है 1 atm के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। 100 डिग्री सी पर इसका मान लीजिए ये आपका कितना है, 760 mmHg है, 760 mmHg है। और आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया तो 100 डिग्री सी पर ही ये जो प्रेशर बना वो कितना बना, वेपर प्रेशर 700 mmHg का बना। ये नॉर्मल है ना, और ये सॉल्यूशन का हम मान चल रहे हैं, समझना। नॉर्मल कंडीशन थी 100 डिग्री सी पर 700 mmHg को 100 डिग्री सी पर जो वेपर प्रेशर बना था वो इतना था। पर जब सॉल्यूट आपने डिजॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन आपने बना लिया, तो उसी 100 डिग्री सी पर जो प्रेशर आप वेपर प्रेशर बन रहा है वो कितना है, अब जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो 700 mmHg का, मतलब 60 mmHg की तो अभी रिक्वायरमेंट है ना। और उस 60 mmHg को ऑब्टेन करने के लिए हमको और भी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 atm लग रहा है ना, यहाँ पर 60 mmHg की रिक्वायरमेंट और है। और उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हीट हमको और भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि 20 डिग्री से हमने और प्रोवाइड किया तो यहाँ पर जो प्रेशर हुआ वेपर प्रेशर वो कितना हो गया, 760 mmHg का। और जैसे ही एटीएम 1 atm के इक्वल होगा और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या मान लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मान लेंगे। तो आप समझिए पहले
प्योर सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो था वो 100 डिग्री से था, लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आया पहले तो 100 डिग्री सी, साथ में 20 डिग्री सी, और कितना हो गया ये 120 डिग्री सी। 20 डिग्री सी की क्या हुई, एलिवेशन हो गई। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया आपने, 20 डिग्री सी की क्या हुई, समझ गए ना? क्लियर है ये बात? क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, नॉर्मली समझो आप। हमने बात की कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, 100 डिग्री सी पर क्या हुआ, बॉईल कर गया। मतलब उसका कि 1 atm प्रेशर उस पर अप्लाइड था, उसके वेपर्स बने 1 atm जो है 100 डिग्री सी पर ऑब्टेन हो गया। लेकिन जब हमने इसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया तो 100 डिग्री सी पर हमने देखा कि जो वेपर्स बने हैं, जो 100 डिग्री सी पर वेपर्स बने हैं, उनका जो प्रेशर है वो 700 mmHg का है। मतलब 60 mmHg की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने यही सीखा है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होगा वही पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी। सही है ना ये बात? तो अब हमको 60 mmHg के लिए हो सकता है 20 डिग्री से और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़े, और इस 20 डिग्री से और भी ज्यादा प्रोवाइड करने पर टोटल जो बॉइलिंग पॉइंट बना वो कितना बना, 100 पहले हमने प्रोवाइड किया था, 20 और भी किया तब हमको क्या मिला, बॉइलिंग पॉइंट मिला, मतलब 120 डिग्री सी। तो प्योर सॉल्वेंट का 100, सॉल्यूशन का 120 डिग्री सी क्या हुआ, एलिवेशन। अब क्लियर है, समझ गए? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आया? किस पे डिपेंड कर रहा है ये, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट आपने थोड़ा सा डिजॉल्व किया, आपने डाइल्यूट टाइप का बनाया, आपने बनाया डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये ग्राफ आपको खूब देखने को मिलता है। ये हो गया 1 atm का प्रेशर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, है ना? समझिए, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट 1 atm प्रेशर को, ये आपका टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पर मिला आपको। पर आपने क्या बना, ये ए है, बी है, सी है। बी की कंडीशन आपने जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसी 1 atm प्रेशर के लिए आपको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ा, है कि नहीं? उसी 1 atm को क्या करना, बैलेंस करने के लिए आपको जितना टेम्परेचर लगाना पड़ा वो इतना था, है ना? और आपने क्या किया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन था तो आपको इतना ही प्रोवाइड करना पड़ा, समझ रहे नहीं? यहां पर जो ग्राफ में इंक्रीजमेंट हुआ, जिसे आप डेल्टा टीबी बोलेंगे, यही डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी, ये आपका T1 मान लीजिए, ये T2 मान लीजिए, और ये T3, तो हो जाएगा कि नहीं, T2 माइनस T1, डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, जिसे आप T0 बोल सकते हैं, नहीं T0। ये सॉल्यूशन का हुआ, जिसे आपने क्या नाम दे दिया, T0 भी आपने इसको मान लिया, और इसको आपने मान लिया टीबी, ठीक। तो यहां पर जो आप लिख रहे हैं डेल्टा टीबी इसको क्या लिखेंगे, T0 बी माइनस, उल्टा नहीं हो गया, टीबी माइनस T0 बी, है ना? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है?
ग्राफ से समझिए आप कि प्योर सॉल्वेंट था, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं थे, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम था। आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको मिला क्या कि यहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आए, इसकी वजह से इतने टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट आ गई। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपने थोड़े से पार्टिकल्स मिलाए हैं, है ना, थोड़े से पार्टिकल सॉल्यूट के मिलाए हैं, तो आपको टेम्परेचर में इतना इंक्रीजमेंट मिला। और आपने थोड़ा सा और भी ज्यादा सॉल्यूट मिलाया तो टेम्परेचर और भी बढ़ा, और थोड़ा सा मिलाएंगे और भी बढ़ेगा। मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट आप बढ़ाते जाइए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। और आपने यही पढ़ा था, दो प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स छोटे हो बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और इसे आपने क्या बोला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, आरएलवीपी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझते हैं आगे, आगे समझे। बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाए, ज्यादा बेटर होगा ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the molality। दिख रहा है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगी वैल्यू, और ये कांस्टेंट क्या है, के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और ये मोलैलिटी आपको पता ही है। अच्छा, इसी के भी को एक टर्म और देते हैं, एक नाम और दिया जाता है। कर रहे थे कि इसी के भी को एक नया टर्म और दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉरी शायद बोर्ड दिख नहीं रहा आपको, जस्ट मिनट, अभी दिख रहा है ना। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, है ना। ये पूरी कहानी समझ में आई। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। इसको और भी अच्छा फॉर्मूला बनाना है तो आप लिख दीजिए डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम। आई आप समझ गए ना, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले, सॉल्यूट एसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ। अगर एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा तो आपको पता है आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू चेंज हुई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये पूरी तरह से चेंज कर देगा। सही बात है। तो अगर आपने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई किया आपने, तो जो आपका आंसर आने वाला है एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप समझ रहे हैं कि आई अगर सपोज दैट डिसोसिएट हो गया तो आई की वैल्यू चेंज होगी, तो पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाएगा, है ना। इसलिए आई से आप मल्टीप्लाई किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। समझ गए। डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां से आप इसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये फॉर्मूला और भी आपका इजी हो जाएगा। ठीक, एक सिंपल से न्यूमेरिकल की बात की जाए
उसके बाद फिर नेक्स्ट।